हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के तीसरे सेट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने इसका दूसरा सेट देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उसका तीसरा सेट देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके ग्रुप डी 2018 में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं उसी का सेट डिस्कशन करा रहा हूँ अभी। तो आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डैश फ़ारेनहाइट। आप सबों को पता है मित्रों कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इस दोनों ही स्केल का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं सर? तो तापमान को मेजर करने के लिए करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि सर कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन क्या होता है सर? तो वो रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। ये आपका संबंध होता है। आप ध्यान में रखेंगे कि जब आप डिग्री सेल्सियस की बात करते हो, तो डिग्री सेल्सियस में जो हम लोग न्यून तापमान लेते हैं, मतलब क्या कि मिनिमम टेम्परेचर लेते हैं, वो कितना होता है सर? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं सर? न्यून तापमान की बात करते हैं। किसमें सर? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग कहते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाएगा, हिमांक पॉइंट हो जाएगा। तब आप कहिएगा कि किस डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जो है जमना शुरू करेगा? तो आप कहिएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जब आपसे सेल्सियस पूछे तो आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जब आपसे फ़ारेनहाइट पूछे तब आप क्या कहिएगा सर? कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जो है वो क्या हो जाएगा? जमना शुरू हो जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप अब अधिकतम तापमान की बात करेंगे, मतलब क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस आपने किसकी बात करा? न्यूनतम तापमान का। अब अगर आप डिग्री सेल्सियस में अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो कितना हो लिखेंगे सर? 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में अधिकतम तापमान की बात करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में आप अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। यहाँ भी आप क्या कहेंगे कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलना शुरू हो जाता है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दिया तो आप कहेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है सर? उबलना शुरू कर देता है। तो अब देखिए कि अब यहाँ पे सवाल ये है आपका कि 0 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है सर? बराबर होता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख देंगे हम? 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मित्रों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है। आपको क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो C/5 होता है। ये यहाँ पे एक बार फिर से लिख लीजिए, C/5 इक्वल टू F-32/9। मित्रों 0/5 और F-32/9 कर सकते हैं आप। 9 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 हो जाएगा आपका। और 5 × F-32 ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू 5F माइनस क्या हो जाएगा? 32 पंचे 160, और इस 5F को आप इधर ले आइए, -5F इक्वल टू -160। ये माइनस कैंसिल, 32 पंचे आपका 160, F इक्वल टू क्या हो गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस में सबसे न्यूनतम तापमान जहाँ पे जल जमना शुरू कर दे तो 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में न्यूनतम तापमान जहाँ पे जल आपका जमना शुरू कर दे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। डिग्री सेल्सियस में अधिकतम तापमान जहाँ पे जल उबलना शुरू कर दे 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में अधिकतम तापमान तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये बराबर वाला बात ना याद रहे तो खाली फार्मूला याद रखिएगा। आपसे 0 डिग्री सेल्सियस पूछे, 32 डिग्री सेल्सियस पूछे, 64 डिग्री सेल्सियस पूछे, कुछ पूछे, आम, इमली, भांग, बथुआ कुछ भी पूछे, उसका आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस में कितना
फ़ारेनहाइट होगा और कितना फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, और मैंने आपको कई बार बताया है क्या कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करके। मित्रों कभी नहीं ऐसा होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अपघट, जो हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। जब इसके एक्वस सॉल्यूशन से मतलब कि जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने घटक आयन में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, और विद्युत अपघटन में जो सामग्री का उपयोग किया जाता है उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट ही होता है। नेक्स्ट है आपका दाब बढ़ाकर, बिल्कुल भी नहीं। ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। यस सर, आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। दोस्तों आप सबों को पता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, दैट्स आर ऑल्सो नॉन एज इंटरचेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन इसको हम लोग बोलते हैं। आप कहिएगा सर कैसे होता है या क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप कहते हो कि हम ठोस को चाहें तो किस में बदल सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं, और द्रव को चाहें तो किस में बदल सकते हैं सर, गैस में बदल सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ठोस को कैसे बदलेंगे द्रव में, तो कहेंगे सर गर्म करेंगे तो बदल जाएगा। अब ये द्रव जो है ये गैस में कैसे परिवर्तित होगा, तो आप फिर कहेंगे सर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का कोशिश करूं कि आप कहते हो कि सर बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ कब पिघलेगा सर, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से अबव का टेम्परेचर होगा तो बर्फ क्या हो जाएगा सर, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव जो भी टेम्परेचर होगा उसको बर्फ अवशोषित कर लेता है, इसीलिए उसके अणुओं के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है और बर्फ आपका क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। मतलब यहाँ पे बर्फ के द्वारा उष्मा ऊर्जा को क्या किया जा रहा है सर, अवशोषित किया जा रहा है। अब आप एक छोटा सा और एग्जाम्पल लीजिए कि सर जल का जमना, जल का जमना। मित्रों आप सबों को पता है कि जल जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जम जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो भाई यहाँ पे जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जाने से पहले इसके अंदर जितनी भी ऊर्जा होती है वो क्या होता है, या बाह्य पर्यावरण से जो इसको जो ऊर्जा समेट के इन्होंने रखा है उसको ये रेडिएट कर देता है, विकृत कर देता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो या तो उष्मा ऊर्जा का अवशोषण करके होता है या फिर उष्मा ऊर्जा का विकिरण करके होता है। मतलब क्या कि आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल, मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि क्या है। दोस्तों ध्यान देंगे कि जब भी आपसे ये चीज़ क्वेश्चन में कहा जाए कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, जैसे ही 1 केजी लगा दिया जाए ना और आपसे पूछे कि उसके अवस्था में परिवर्तन के लिए, उसके अवस्था में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक उष्मा ऊर्जा की राशि होगी उसको क्या कहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पदार्थ के 1 केजी को उसके अवस्था में परिवर्तन के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और जो आपका लेटेंट हीट होता है या जो आपका गुप्त उष्मा होता है वो होते हैं सर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के सर, 2 प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं सर द्रवण की गुप्त उष्मा और एक को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वाष्पन की गुप्त उष्मा। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रवण की गुप्त उष्मा, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या है, तो सर 1 केजी ठोस या द्रव को उसके अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी उष्मा ऊर्जा की जरूरत होती है उसी को हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। और हम लोग कहते हैं ना सर कि किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए Q जो होगा वो किसके बराबर होता है, ml के बराबर होता है। या हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, m जो है वस्तु का द्रव्यमान है और L जो है वो क्या है सर, गुप्त उष्मा है। तो हम L गुप्त उष्मा इक्वल टू ये भी कह सकते हैं सर Q/m। ये आपका क्या होता है सर, लेटेंट हीट के लिए फार्मूला हो जाता है। ध्यान में रखेंगे कि गुप्त उष्मा 2 प्रकार के। अगर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, कितना ठोस, तो 1 केजी ठोस, तो अगर कोई 1 केजी ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है तो उस
ठोस को उस द्रव अवस्था में आने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ी उसको हम लोग द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा का अपना एक निश्चित वैल्यू होता है, और वो वैल्यू क्या होता है सर? तो वो वैल्यू होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। क्या होता है सर? 3 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। या अगर आपसे कभी कैलोरी में आंसर पूछ ले तो आप कहेंगे सर 80 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। कितनी कैलोरी की जरूरत होती है सर? 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम उसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। कब? जब आप द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हो तब। इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो किसी 1 केजी द्रव को उसके वाष्प में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत होगी उसको हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इसका भी वैल्यू फिक्स होता है 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। 6 जूल पर केजी। या अगर आपसे कैलोरी पर ग्राम में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 540 कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी पर ग्राम। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था, मतलब ठोस जो है वो तरल अवस्था में आ रहा है, मतलब ठोस द्रव अवस्था में आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम द्रवण की गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं। मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ए द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अगर यहीं पे कह देता है 1 केजी द्रव को इसके गलनांक बिंदु पर वाष्प अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की राशि क्या होगी, तब आप कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं सर? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल रहा है तो उसके लिए द्रवण की गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे। अगर कोई लिक्विड आपका गैसीय अवस्था में बदल रहा है तो उसके लिए हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार के, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कभी कभी इसका ये मान भी पूछ लिया जाता है। तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा के लिए आप कहेंगे 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अगर कैलोरी पर ग्राम में पूछे तो 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। अगर कैलोरी पर ग्राम में पूछे तो 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर कभी फार्मूला आपसे पूछ दिया जाए तो आप L इक्वल्स टू क्या कहेंगे? Q/m। यहाँ पे Q क्या है? तो वस्तु के अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर किसके होता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और लेटेंट हीट के गुणनफल के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पाए होंगे। इसमें आपका एक और ऑप्शन है गलनांक बिंदु। तो जिस बिंदु पर कोई आपका ठोस गलना शुरू हो जाए उसको गलनांक बिंदु कहेंगे, और जिस पे कोई लिक्विड उबलना शुरू हो जाए उसको हम लोग क्वथनांक बिंदु कहेंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 4थे नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का नाम तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन को सिंबल H से रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिकॉन को हम लोग सिंबल SI से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आप कहेंगे कि सर जे बर्जीलियस। इसको आप हिंदी में भी लिख लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जे बर्जीलियस को तत्वों के सिंबल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? तत्वों के सिंबल का जनक। क्योंकि जे बर्जीलियस ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि किसी भी तत्वों को उसके नाम के 1 या 2 लेटर से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो उस तत्व का एब्रीविएशन हो जाएगा, मतलब कि उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग सिंबल के रूप में जानते हैं। और हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन के लिए किसका सिंबल यूज करते हैं? H का। सिलिकॉन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? SI का। इसके खोजकर्ता कौन थे? जे बर्जीलियस थे। आधुनिक परमाणु के प्रतीक का जनक कौन? तो जे बर्जीलियस कहेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या इससे पहले भी कोई और थे जो इस चीज़ का यूज़ कर रहे थे? दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि परमाणु के बारे में सबसे ज़्यादा जो थियोरिटिकली और एक्सपेरिमेंटली जो लॉ दिया गया वो डाल्टन के थ्रू दिया गया। तो डाल्टन ये समझ रहे थे कि जब परमाणु इतना इम्पोर्टेंट कण है कि इससे ही सारे पदार्थ मिलकर के बने हुए हैं और हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं इसका केयर करें। तो डाल्टन ने भी शुरुआती दौर में उस तत्वों को अलग अलग सिंबल से, मतलब कि पिक्टोग्राफ के सहारे मतलब कुछ इस तरह का सिंबल उन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। इसी को हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं।
क्या कहते हैं सर, पिक्टोग्राफ। तो ये ज़्यादा इंटरनेशनली अप्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि जहाँ पे ये सिंबल दिया जा रहा था वहाँ के लोग ही इस चीज़ को समझ पा रहे थे, लेकिन आगे के लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, तो इसी के चलते ये फेल हो गया था। और डाल्टन के बाद ही डाल्टन ने जो तत्वों को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोग्राफ का सिंबल दिया था, उसके बाद जे बर्जेलियस आए थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि तत्वों के सिंबल के रूप में पिक्टोग्राफ का सबसे पहला यूज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आप कहेंगे जॉन डाल्टन थे। हाँ, उससे पहले भी जो अल्केमिस्ट लोग थे वो लोग भी यूज करते थे, तो उन लोगों तो मतलब सेक्रेट रखने के लिए करते थे कि ये चीज कोई जान ना पाए कि मेरे पास सोना है, इस चीज के लिए वो लोग यूज करते थे। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक पिक्टोग्राफ पे जो डाल्टन ने दिया था, और एक मॉडर्न सिंबल भी इसको हम लोग बोलते हैं जो जे बर्जेलियस ने दिया था। अच्छा, आप कहेंगे कि आपके ऑप्शन में सर लैवोजियर भी है। आप सबों को पता है लैवोजियर को आधुनिक रसायन का जनक बोला जाता है, और लैवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पे आपका डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। एक चीज और क्वेश्चन बनता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है, तो आप कहेंगे रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे आधारित है। और लैवोजियर को हम लोग आधुनिक रसायन का जनक भी बोलते हैं। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, गुणित अनुपात का नियम दिया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन का रूल दिया था, और साथ ही साथ आपका डेमोक्रिटस है। तो ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ के कण अत्यंत ही सूक्ष्मतम कण से मिल के बने होते हैं, जिसको हम परमाणु कहते हैं। इस चीज की व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे पहले जो हम बात करते हैं, तो एक ही समय में, एक ही साल में, तो पहले महर्षि कणाद जो कि आपके इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि पदार्थ को अगर टुकड़ा किया जाए तो हमको लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसको और ज़्यादा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, और यही टुकड़ा आपका क्या कहलाता है सर, कि परमाणु कहलाता है। और उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन उसी साल कुछ और समय बाद आपका ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस थे, दोनों ने महर्षि कणाद के बातों पे मोहर लगाया। मतलब हाँ, कि जितने भी इस दुनिया में कण हैं या जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु ही होता है, और परमाणु क्या होता है सर, अविभाज्य होता है। तो डेमोक्रिटस ये आपके ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, और महर्षि कणाद ये इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने क्या बताया कि आपका जो परमाणु है वो अविभाज्य है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके ये लोग नहीं बताए थे, ये लोग बस अपने कंसेप्ट के आधार पे या इनका जो अपना अवधारणा था उनके आधार पे ऐसा बोल रहे थे। जैसे ही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया तो आपका डाल्टन ने सारे चीज़ों को क्लियर किया, और फिर डाल्टन ने बताया कि हाँ, जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है वो परमाणु ही है जो कि अविभाज्य है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये जान लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों, आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या है 5वें नंबर का क्वेश्चन, कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। पहला है दोनों तत्व द्रव धातु हैं, पॉसिबल ही नहीं है। दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा हुआ है। आपकी यही इस क्वेश्चन का यही आंसर सही है, क्योंकि हीलियम, आर्गन, नियन और क्रिप्टन, जेनन और रेडन ये 6 नोबेल गैस एलिमेंट हैं, जिसका बाहरी कोश हमेशा पूर्ण होता है, और इसीलिए ये नोबेल गैस एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। आपका न्यूलैंड, हुंड, मेंडलीफ, एच.जे. मोस्ले। ध्यान में रखेंगे 1913 में मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था। ठीक है, तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे न्यूलैंड है, तो न्यूलैंड ने भी तत्वों को जब सजा रहे थे, एक क्रम में व्यवस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने अष्टक नियम दिया था। ध्यान रखिएगा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम और बोर और ब्यूरी का ऑक्टेट रूल ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। वो ऑक्टेट रूल जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, ये ऑक्टेट रूल जो है ये बताता है कि तत्व को अगर एक क्रम से रखा जाए तो पहले से जो 8वां तत्व होगा, पहले के बाद जो 8वां तत्व होगा, 1 से लेकर के 8 तक अगर हम सजाएं तो
तो पहले से जो 8वां तत्व होगा उसका गुण 8वें तत्व के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब प्रॉपर्टीज हमेशा रिपीट करते रहेगा। तो इस चीज को हम लोग न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मेंडलीफ ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों को सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिया था, मतलब कि आवर्त सारणी के रूप में एक्सप्लेन करा था। और एच.जे. मोसले जो थे, इन्होंने क्या दिया था सर, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था। और ये बताए थे आधुनिक आवर्त सारणी में जो इन्होंने आवर्त नियम दिया था, इसके अनुसार क्या था कि प्रत्येक तत्व का जो गुण होता है वो उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और वुंड का नियम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कर रहे होते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। थैंक यू।